मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आप लोग जब भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ललित आपका स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। बेटा, आज हम 10th क्लास का सेकंड चैप्टर जिसका नाम पॉलिनोमियल है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक अच्छा, सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है बेटा, इस चैप्टर की स्टार्टिंग से ही तुम्हें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नज़र नहीं आएगा, बहुत इजी सा चैप्टर है, आराम से कर लोगे। देखो बेटा, पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हम आज तक बहुत सारे इक्वेशंस यानी समीकरण की बात करते आए हैं। ठीक है, तो इक्वेशन की अगर मैं बात करूं यानी कि समीकरण, तो कैसा होता है? तुमने कभी भी देखा होगा, कुछ भी लिखा हो जैसे कि 2x + 1, ठीक है, 4x² + 3x + 5 या 9। ठीक है बेटा, ये जो होते हैं ना, ये इन्हें कहा जाता है टर्म यानी पद। क्या कहा जाता है? टर्म। हिंदी में बोले तो पद कहा जाता है ना। ठीक है, और जब कई सारे टर्म को ऐड करते हैं तो एक इक्वेशन बनती है। अब इक्वेशन में जो भी हमारे पास वेरिएबल है, हमारे पास जो भी वेरिएबल है, देखो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल जिन्हें हम चर कहते हैं हिंदी में। बेटा, ये वो होते हैं जो ए से लेकर जेड तक तुम्हें इक्वेशन में नजर आएंगे। हो सकता है एक्स हो सकता है वाई हो, ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें जो क्वेश्चन मिलेंगे वो x² या x के टर्म में मिलेंगे ज़्यादातर। लेकिन वेरिएबल हम किसे कहते हैं? ए से लेकर जेड तक जो भी हमारे इक्वेशन में इस्तेमाल हुआ है। m हो सकता है, n हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, x हो सकता है, कुछ भी। और जो हमारे कांस्टेंट होते हैं यानी कि अचर, वो हमारे इक्वेशन में एक नंबर्स होते हैं जो हमें नजर आते हैं, संख्याएं जैसे 3, 4, 9, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, इन सभी को जोड़ के यानी कि एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, इनको जब जोड़ा गया तो एक इक्वेशन बन के आया। ठीक है बेटा, इसमें हमें क्या क्या नजर आ रहे थे? कुछ कांस्टेंट थे, कुछ वेरिएबल थे। लेकिन वेरिएबल कौन है? सिंगल वेरिएबल नजर आ रहा है मुझे, इसमें x ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होते हैं? जो a से लेकर z तक मुझे इक्वेशन में नजर आएंगे। कांस्टेंट वो होते हैं जो मुझे नंबर नजर आएंगे। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। अब डिपेंड करता है कि इसके टर्म और इसमें यूज होने वाले वेरिएबल की पावर के अकॉर्डिंग। यदि मेरे पास जो वेरिएबल है उसकी पावर के अकॉर्डिंग मैं डिफाइन कर सकता हूं कि मेरा इक्वेशन किस टाइप का है। ठीक है, या फिर जो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैं अपनी पॉलिनोमियल इक्वेशन को डिफाइन कर सकता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग। कैसे करते हैं बताते हैं। ठीक है, देखो बेटा, देखो बेटा, सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी टर्म्स के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, देखो भाई, अगर हमारी इक्वेशन के अंदर यानी कि जो हमें दिया गया समीकरण है उसमें केवल एक टर्म पहला हो सकता है ऐसे हो सकता है ऐसे दिया हो सकता है कि भाई x³ दिया हो सकता है -x² दिया हो। सिर्फ एक टर्म अगर दिया हो तो ऐसे इक्वेशन को कहते हैं मोनोमियल, यानी कि एक पदी। ठीक है, जिसमें एक पद होगा, एक पदी यानी मोनोमियल। अच्छा, अगर हमें दो टर्म देखने को मिलते हैं जैसे 4x + 2, जैसे 5x - 9, जैसे कि 4x² - 3, 6। ठीक है, इनमें दो टर्म देखने को मिल रही हैं तो इसे हम कहेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल में दो टर्म, मोनोमियल में एक टर्म, यानी कि इसे कहते हैं द्विपदी। अच्छा, अगर मुझे तीन टर्म देखने को मिल रहे हैं, मान लो ऐसे लिखा हुआ है या फिर ऐसे लिखा हुआ है, अगर तीन टर्म देखने को मिल रहे हैं और जरूरी नहीं प्लस और माइनस भी हो सकता है बीच में, तो इसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा टर्म आ गए, जैसे कि x³ + 2x² + 4x - 9, अब 4 टर्म दिखाई दे रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, बहुपद, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। ठीक है बेटा, नोट करो, फिर आगे पावर के अकॉर्डिंग देखते हैं आप। मिटा दे, चलो देखो अब नेक्स्ट। अगर बेटा हम इन्हें पावर के अकॉर्डिंग डिफाइन करें ऑन द बेसिस ऑफ पावर, अभी पावर क्या होती है ये भी समझो। देखो ये जो वेरिएबल था x, इसके ऊपर जो भी पावर है इसे हम कहते हैं वेरिएबल, या फिर वेरिएबल तो ही, इसे बेस कहते हैं, आधार, और इसको कहा जाता है पावर या फिर एक्सपोनेंट, यानी कि हिंदी में बोले तो घात। ठीक है बेटा, अच्छा अब जिस दी गई इक्वेशन की जो भी मैक्सिमम पावर होगी, यानी कि द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल in the given equation is called degree of equation। अगर मुझे किसी दिए गए समीकरण में वेरिएबल की जो भी मैक्सिमम पावर दे रखी है उसकी डिग्री क्या हो जाएगी, वही हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, मान लो मैंने कोई ऐसी इक्वेशन लिख रखी है, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम पावर मुझे x की कितनी नजर आ रही है, 2 नजर आ रही है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मैं कोई ऐसी इक्वेशन लिख देता तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी नजर आ रही है, 3 नजर आ रही है। ठीक है, आगे देखो, अब इस पावर के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं। नोट करना तो कर लो बेटा, मैं मिटाता हूँ। अच्छा ओके, देखो अब हम पावर के बेस पे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। अच्छा देखो बेटा, अगर हमारे पास किसी वेरिएबल की, जैसे x है, y है, कोई भी वेरिएबल, अगर उसकी मैक्सिमम पावर 1 नजर आ रही है, यानी कि जो घात है उसकी वो 1 नजर आ रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम, लीनियर इक्वेशन। यानी कि अगर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, सिंगल x लिखा हुआ, या फिर 4x + 9, अब मैं पावर की बात कर रहा हूँ, अब मैं टर्म की बात नहीं कर रहा, ये तो कहीं कहने लग जाओगे ये तो बाइनोमियल है। अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ टर्म की, वहाँ हमने सिर्फ पावर की बात करी थी। तो यहाँ मुझे कितनी पावर नज़र आ रही है वेरिएबल की, सिर्फ 1, यहाँ पे भी 1 हो सकता है, ऐसे हो, कुछ भी हो सकता है। इसी को क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन। यानी कि रैखिक समीकरण। दूसरा, अगर मुझे मैक्सिमम पावर 2 नजर आ रही है, ठीक है बेटा, ऐसे हो, तो इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, अगर हमें मैक्सिमम पावर 3 नजर आ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, और हमें पढ़नी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है बेटा, नोट करो, फिर मिटाते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब देखो पहला क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा और किसे हम पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो अगर देखा जाए तो जो जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की, जनरल फॉर्म वो कैसी होती है,
होती है a x की पावर n a0 प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे आ जाएगा an x की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, x की पावर 0 का मतलब सिंगल वन, तो लास्ट में जो आता है कांस्टेंट आता है। यानी कि हम जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं किसी भी वेरिएबल की जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी घटते हुए पावर लिखी जाती है बेटा। ठीक है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर तो यहाँ एक्स आएगा, फिर 0 आएगा, मतलब कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अच्छा हमेशा। अब किसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे इसकी भी कंडीशन है। मान लो कि x नेगेटिव नहीं आना चाहिए, n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, x कभी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। चलो एग्जांपल देखो, बताते हैं। एग्जांपल से देखो, मान लो मैं कहता हूँ 2x² प्लस 4x प्लस 2 पॉलिनोमियल है। हाँ है, क्योंकि x की पावर घटते हुए लिखी हुई पॉजिटिव है, x की पावर नेगेटिव नहीं आनी चाहिए बेटा, बार बार कह रहा हूँ। देखो मान लो ऐसे दे दिया x की पावर -2 प्लस 1/x। अब क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि x की पावर माइनस में है और ये भी पावर माइनस में ही आ जाएगी ऊपर करके। अगर ऐसे दे दिया तो तब भी नहीं है, क्योंकि अंडर रूट आया है। इसका मतलब ये है कि n जो हो सकता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, यानी कि n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, x किसी के बटे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ था x किसी संख्या के बटे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, ये सब याद रहेंगे। तो जनरल फॉर्म हमारी ये है। तो जनरल फॉर्म, अच्छा ये जो जनरल फॉर्म है इसी से हमें ऐसे मतलब घटते हुए पावर लिखते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, अगर मैं कहूं कि लीनियर इक्वेशन, तो बेटा लीनियर कैसा था, जिसमें x की पावर केवल 1 थी। ठीक है, अगर मैं कहूं क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक कैसा था, जिसमें x की पावर 2 थी। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बेटा इस पावर का मतलब ये होता है कि जितनी भी x की पावर है दिए गए समीकरण में, समीकरण के उतने ही हल होंगे। मतलब दी गई इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है x की, या वेरिएबल की कह दो, जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उस इक्वेशन के उतने ही सॉल्यूशन होंगे। अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन लिख दूंगा तो उस क्यूबिक इक्वेशन के कम से कम 3 सॉल्यूशन होंगे, क्वाड्रेटिक के 2, लीनियर का 1। चलो बात करते हैं, नोट कर लो फिर मिटाते हैं। चलो देखो बेटा, मान लो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूं, जैसे कि एक इक्वेशन लिखी x² माइनस 3x माइनस 4। देखते हैं हम इसे लिखते कैसे हैं। px का एक इक्वेशन है जो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अब तुमसे यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। देखो पहली बात तुमसे कहेगा फाइंड, पहला फाइंड p1 p0। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि p1 पर यानी x = 1 पर कितना आएगा। p एक x का इक्वेशन है जो कि इस तरीके से दिया हुआ है, तो कैसे रखते हैं, p अगर 1 रखेंगे हम, यानी x की जगह 1 रखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर -3 × 1 -4, ये हो गया 1 -3 -4, तो ये आ जाएगा 1 -7 यानी कि -6। अगर मैं p = 0 पुट करूं तो p0 पे कितना हो जाएगा, x की जगह जहां जहां है वहां 0 रख दो,
यानी कि आंसर कितना है -4। ठीक है, कोई ना कोई x की वैल्यू ऐसी भी होगी जिस पे 0 हो जाएगा, कोई ना कोई x की वैल्यू ऐसी भी होगी जिस पे ये 0 हो जाएगा। अब वो इक्वेशन के क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन। तो जिस x की दी गई वैल्यू के लिए हमारा इक्वेशन वैल्यू 0 दे दे उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन के सॉल्यूशन कहते हैं, रूट्स कहते हैं, या फिर जीरोस कहते हैं। यानी कि x की ऐसी वैल्यूज जिनके लिए px बराबर 0 हो जाए वो क्या कहलाती हैं? उन्हें हम या तो रूट्स कहेंगे या तो जीरोस कहेंगे या फिर सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है बेटा, रूट्स, जीरोस या सॉल्यूशन, यानी कि मूल, शून्यक या फिर हल। यानी ये x की वो वैल्यू होती है जो दिए गए समीकरण में यदि मैं रख दूं ना तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। अब इसकी x की कितनी वैल्यू आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि किसी भी दी गई समीकरण के जितने जीरोस होंगे वो किस पर डिपेंड करेगा? इसकी मैक्सिमम पावर पे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। एक से नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं, इसके सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता बेटा कि ये जो जीरोस हैं यानी x की वो वैल्यूज जिनके लिए ये इक्वेशन 0 बन जाएगा, उन x की वैल्यूज में और इसके इक्वेशन के कोफिशिएंट में क्या कोई रिलेशन होता है? क्या कोई रिलेशन होता है? देखते हैं। चलो, मान लो मेरे पास एक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म किसकी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी मिलेगी ना वो तुम्हें कैसी मिलेगी? कुछ इस तरीके से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बस एक चीज याद रखना कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, फिर तो ये लीनियर इक्वेशन रहेगी ना। तो a कभी 0 नहीं हो सकता। हाँ, b 0 हो सकता, c 0 हो सकता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन x² के साथ का टर्म यानी कांस्टेंट 0 नहीं हो सकता, उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब मैंने क्या कहा था कि इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि पावर कितनी है इसकी? 2 है। चलो मैं मान लेता हूँ कि इसके फैक्टर करने पे यानी कि इसके जो हल हैं वो हमारे x = एक अल्फा निकल गया और एक x = बीटा निकल गया। ठीक है, यानी कि इसे मैं इधर ले आऊँ तो x माइनस अल्फा इसका जीरोस है और x माइनस बीटा भी इसका जीरोस है। ठीक है बेटा, ठीक है। सॉरी। अब अगर हम देखें तो चलो मैं इनको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और कुछ समथिंग कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ठीक भाई, 0 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया, यह आ गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बोलो सही है? जब मैं इस आगे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा कि x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे जो मेरा a है वो कितना है? कि b कितना है? माइनस के बाई के प्लस अल्फा प्लस बीटा, और c कितना है?
अल्फा इंटू बीटा के अल्फा बीटा। एक सेकंड में देख लो बेटा, दिखाई दे रहा है? ठीक है। अच्छा देखो, इतना आ गया। अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मैं निकाल सकता हूँ? ठीक है, देखते हैं। अगली यदि मैं b को डिवाइड कर दूं a से, तो b की वैल्यू कितनी है? माइनस के अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय के, कट गया। ये माइनस इधर आ जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बाई ए। ओहो, हमें एक रिलेशन मिल गया। हम क्या मान के चले थे? x के दो जीरोज हैं, ठीक है, यानी सम ऑफ जीरोज, यदि जीरो को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? माइनस बी बाई ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। यानी मुझे क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए के हटना चाहिए, यानी ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? सी को डिवाइड कर देते हैं ए से। सी की वैल्यू है के अल्फा बीटा बटे में के से के गया, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया सी बाई ए, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया सी बाई ए। बेटा नोट कर लो, ठीक है। तो मेरे पास दो फॉर्मूले बन गए। एक बन गया सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर में बचा माइनस बी बाई ए। दूसरा बना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर बना सी बाई ए। ठीक है बेटा, नोट कर लो। जब हमने इन जीरो को गुणा किया था, जीरो ही आना था, इस तरीके से एक समीकरण बना लिया हमने, तो भाई एक काम और भी तो किया जा सकता है। हो सकता है तुम्हें वो ये वैल्यू दे दे, हो सकता है वो ये वैल्यू दे दे और तुमसे कहे कि भाई बताओ भाई इक्वेशन बताओ। तो देखो जस्ट उल्टा, जो तुम्हें दिया होगा अल्फा प्लस बीटा वो यहाँ रखोगे, जो अल्फा इंटू बीटा दिया होगा वो यहाँ रखोगे, के कॉमन कर लो इसमें से। यदि मैं इस समीकरण को पहला समीकरण मान लूं, ठीक है, यहां से बेटा दो बेटा। अब थोड़ा सा उल्टा चलते हैं। मान लो मैं उल्टा चलता हूं, तो देखो मेरे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी? वो थी के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस के अल्फा बीटा बराबर जीरो। चलो के कॉमन कर लो, बाहर निकल गया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। यानी कि यदि मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज दे रखे हैं तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करके उस इक्वेशन को भी डराइव कर सकता हूँ, ठीक है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के को हम बना सकते हैं यदि मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज पता हो। तो ये क्या हो गया है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है बेटा, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नोट कर लो। अब क्वेश्चन से बात करते हैं कि किस टाइप के आएंगे। सॉरी, हो गया? चलो बेटा देखो, मिटा देता हूँ। अब हम इनकी ग्राफ की बात करते हैं कि ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है बेटा। देखो, 9th में किया होगा, 8th में भी किया होगा तुमने। कोई भी इक्वेशन है, कि लीनियर इक्वेशन, जैसे कि 2x माइनस 4, ठीक है, मुझे इसके ग्राफ बनाने हैं क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक लाइन बनता है। अगर मैं मान लूँ इफ
ये y इज इक्वल टू इतना दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा भाई, वैल्यू पुट करता चलूँगा और y की वैल्यू निकालते चलूँगा। यहाँ y यहाँ x, ऑन द x अगर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया -4। x अगर 2 रख दूँ तो y 0 आ जाएगा, x अगर 3 रख दूँ तो 2 आ जाएगा। यानी कि इसके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते थे, और इसका जब भी ग्राफ बनता था तब ग्राफ कैसा बनता था, एक स्ट्रेट लाइन बनता था, ऐसे ऐसे, वो कैसी भी हो सकती है कि स्ट्रेट लाइन होगी बस, हमेशा ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाऊं तो बेटा ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा एक पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा, पैराबोला। अब पैराबोला जब बनेगा तो वो पैराबोला या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। जरूरी है कि वो x को दो जगह काट रहा हो भाई, इक्वेशन हमारी x में है, x के दो सॉल्यूशन होंगे, तो x की किसी ना किसी वैल्यू पे ये 0 होगा कि नहीं होगा, और इन्हीं को कहा जाता है सॉल्यूशन कहा जाता है। तो तुम्हें ग्राफ देगा, ऐसे ऐसे ग्राफ बना देगा, ऐसे कहीं बताओ कितने जीरोज हैं, तो साफ चमक आ रहा है कि भाई 1 2 3 और 4 जगह x को कट कर रहा है, तो इसके कितनी जीरोज होगी, 4। अच्छा, अब सवाल ये भी है कि भाई ये जो पैराबोला होगा वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, ऐसे। तो बेटा ये डिपेंड करता है a की वैल्यू पर। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव संख्या होनी चाहिए यहाँ पे कुछ, और अगर a लेस देन 0 है यानी कोई नेगेटिव नंबर है तो क्या होगा, पैराबोला नीचे की तरफ बनेगा। अगर मान लो मैंने ऐसे बना दिया, कितनी जीरो है, 1। अगर मैंने ऐसे बना दिया, कितनी जीरो है, 1 भी नहीं है, x को कट ही नहीं कर रहा कहीं। तो बेटा तुम्हारी एक्सरसाइज में 2.1 में सारे क्वेश्चन इसी टाइप के दे रखे हैं, खोल के देखना। सॉरी, उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि कितने जीरोज हैं, जितनी जगह कट कर रहा है उतने ही जीरोज होंगे। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, इसका एक पर्टिकुलर जीरो होगा। कैसे निकालते हैं देखो, मान लो ये है हमारे पास, इसका मुझे जीरोज निकालना है। जीरोज का मतलब x की वो वैल्यू जो इसमें पुट करूंगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। x की वो वैल्यू जिसको इसमें पुट करूंगा तो जीरो हो जाएगा। तो मैं 4 को उधर लेके गया, x बराबर कितना आ गया, 2। अब पुट करके देख लो, x बराबर 2, यानी कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, हमेशा एक सॉल्यूशन होगा यूनिक, एक ही हल होगा। इसके दो सॉल्यूशन मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं, नोट कर लो बेटा। मैंने ग्राफ का डिस्कशन कर लिया, कैसा बनेगा, किस तरीके का होगा, मैंने जीरोस की बात करी है, ठीक है। नोट कर लो जल्दी, मिटाता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, देखो बेटा, एक सेकंड में जरा थोड़ी पिला दो। हाँ बेटा देखो, हमारे पास क्या इक्वेशन था, x² -3x - 4। इसके हमें फैक्टर करने में कहता फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस, यानी कि फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई भी करने हैं, ये वेरीफाई द रिलेशन। 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन इसी टाइप का है, ठीक है बेटा। देखो हमारे पास इक्वेशन है x² -3x - 4। हमें क्या करना होता है, जीरोस निकालने हैं, मतलब इसे जीरो बनाना है, ठीक है। हम इसके फैक्टर करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ गया, 4x²। और 4x² को इस तरह तोड़ो कि -3x आ जाए, तो देखो x² लाना है तो एक फैक्टर में x, एक फैक्टर में x तो होगा ही होगा, तभी तो x² आएगा। यहाँ मुझे माइनस का नंबर लाना है, तो मतलब
ये दोनों माइनस के होंगे तभी तो मल्टीप्लाई होकर 4x, सॉरी माइनस 4x स्क्वायर आना, एक माइनस का होगा प्लस का होगा तभी तो ये मल्टीप्लाई होकर माइनस आएगा। मुझे -3 लाना है, कितना लाना है? -3। कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे सोचो। भाई 4 एकम 4 हो गया ना, 4 1 जा 4 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा और दोनों को ऐड करूंगा तो -3x आ रहा है, तो पुट करो इसकी जगह x स्क्वायर -4x प्लस x -4 बराबर 0। तो ये आ गया, x कॉमन करेंगे x -4, इन दोनों में से 1 कॉमन करेंगे तो x -4 बराबर 0। ठीक है, एक फैक्टर बना x + 1, एक फैक्टर बना x -4। एक बार x + 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे यानी x बराबर -1। एक बार x -4 को बराबर पुट करेंगे 0 के यानी x बराबर 4। x बराबर 1 -1 और x बराबर 4, ये हमारे पास दो जीरोज आ गई। जनरल इक्वेशन में हमने क्या माना था? अल्फा प्लस बीटा। तो ये एक अल्फा की वैल्यू है, ये एक बीटा की वैल्यू है। कोई सा भी अल्फा कोई सा भी बीटा हो सकता है, दो रूट्स हैं हमारे साथ। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर मैं दोबारा लिखूं, ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a कितना है x के साथ 1, b कितना है -3 और c कितना है -4। ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो देखो बेटा इतना इतना आ रहा है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन क्या निकला था? -b/a। चलो देखते हैं, अल्फा कितना है हमारा? -1, बीटा कितना हमारा? 4, माइनस बी कितना है हमारा? -3, ए कितना है हमारा? 1। जब मैं यहाँ से माइनस करूंगा तो ये 3 बराबर 3 यानी वेरीफाई हो गया। वेरी गुड। अब हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आना चाहिए था? c/a। चलो, अल्फा कितना है? -1, बीटा कितना है? 4, c कितना? -4 और a कितना है? 1। यहाँ भी कितना आ गया? -4, यहाँ भी कितना आ गया? -4 यानी वेरीफाई हो गया। एक्सरसाइज का बेटा, सेकंड एक्सरसाइज का 2.2 का पहला क्वेश्चन इसी तरीके से तुम्हें वेरीफाई करना है। कहता फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई। नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, मिटा दो। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बेटा, क्वेश्चन दिया तुम्हें 4u² + 8u। कहता फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई। जब जीरोस निकालूंगा तो मतलब वो वैल्यू जिस पे 0 हो जाए। ठीक है बेटा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो 4u कॉमन हो रहा है, यहाँ क्या बचा? अंदर u बचा प्लस 2 बचा। एक बार 4u को 0 के बराबर रखेंगे तो u बराबर कितना आया? 0/4 यानी कि 0। एक बार हम u + 2 को 0 के बराबर रखेंगे तो u कितना आया? -2। ठीक है, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि जरूरी नहीं है x आए, y आ सकता है, u आ सकता है, s आ सकता है, t आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए जो हमारे पास दी गई इक्वेशन थी वो कुछ इस तरह थी। इसमें a की वैल्यू कितनी है? 4, b की वैल्यू कितनी है? 8 और c यहाँ पर 0 है। बोलो सही है? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा
कितना होता है बेटा, माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना हमारा 0, बीटा कितना हमारा -2, यहाँ पे रखते हैं। माइनस बी की वैल्यू रखी 8, ए की वैल्यू रखी 4, तो -2 बराबर आ गया -2 के, यानी वेरीफाई हो गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा अगर मैं करूं तो आना चाहिए सी बाई ए। अल्फा कितना 0, बीटा कितना -2, सी कितना 0, ए कितना 4, 0 से किसी गुणा करेंगे 0 और ये 0 भाग करेंगे तो, यानी वेरीफाई हो गया बेटा। नोट करो। नोट कर लो। चलो एक और देख लेते हैं, मिटा दो। देखो देखो भाई, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15, कहता फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस। ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ पे ए कितना है 1, बी कितना है, टी का तो कोई टर्म ही नहीं है 0, सी कितना है -15। मुझे ये जीरोस निकालने हैं, तो भाई इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा, यानी टी की वो वैल्यू निकालनी है जिस पे 0 हो जाए। बात सही है, टी की वो वैल्यू जिस पे 0 हो जाए। इस 15 को उधर ले जाऊंगा, टी स्क्वायर से हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, तो हम क्या कह सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, जब भी कभी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं। तो मेरे पास एक रूट आ गया प्लस का 15 और एक रूट आ गया माइनस का 15। किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो रिलेशन बनाते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, -b बाई ए। दोनों को ऐड करते हैं, अल्फा की जगह -15 अंडर रूट में और इसकी जगह +15 अंडर रूट में। बी तो यहाँ 0 है, 0/1, यानी कि ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, वेरीफाई हो गया बेटा। अब अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं। वो कितना होता है c बाई ए। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, -√15 प्लस √15। सी कितना था बेटा, -15 बटा ए। इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो -15 आएगा। क्या ये -15 के बराबर है? हाँ है, वेरीफाई हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से तुम्हें इक्वेशन देगा और जीरोस निकलवाने के लिए कहेगा और वेरीफाई करने के लिए कहेगा। ये बिल्कुल सिंपल टाइप है। ठीक है, नोट कर लो बेटा जल्दी। चलो, अब हमने क्या किया था, मैंने एक इक्वेशन भी बनवाया था तुम लोगों से कि अगर मुझे इक्वेशन बनाना हो दोबारा दी गई, हमें क्या कर रखा है, इक्वेशन बनाने के लिए मैंने ये फॉर्मूला बनवाया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इक्वेशन बनानी थी, यानी अगर मुझे किसी भी इक्वेशन या किसी भी तरीके से सम ऑफ जीरोस दे दे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे, तो उनकी वैल्यू यहाँ रख देंगे और निकाल देंगे, इक्वेशन बना देंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन देते हैं, तो मैं सम ऑफ जीरोस दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है -1। बना लोगे? ठीक है, क्या करेंगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोस की जगह 1/4 रखेंगे इंटू में x और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखेंगे, -1 बराबर 0। जब भी कोई बटे में संख्या आ जाए ना बेटा, उसी संख्या से पूरी उसमें मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x²,
यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ -4 बराबर 0 हो गया। दोनों साइड 4 से 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। अरे वही बात है बेटा, एलसीएम ले लो। नहीं समझ में आता ऐसा तो ऐसे लो। ये था हमारे पास, सबके नीचे एक मान का एलसीएम ले लो, हो जाएगा 4x² - x -1 -4 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4x² - x -4 बराबर 0 आ जाएगा। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि बटे में अगर कोई संख्या दिख जाए उसी से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन बना बनाया। ठीक है बेटा, नोट करो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ जीरोस दिया है तुम्हें √2। तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं बेटा, √2, और ये दिया है 1/3। चलो फटाफट देखो चेक करके कितना आ रहा है। देखिए पॉज करके चेक किया करो बेटा। देखो x² माइनस सम ऑफ जीरोस यहाँ रखेंगे √2 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 बराबर 0। पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। नोट करो। चलो एक और क्वेश्चन जिसमें सम ऑफ जीरोस दिया हो तुम्हें 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया तुम्हें 5। निकाल लोगे? सॉरी 5 नहीं, √5। इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी √5। तो इक्वेशन क्या बन गया? x² प्लस √5। ठीक है बेटा, नोट कर लो बेटा। तो यहां से बेटा इस टाइप के क्वेश्चन आज मैंने जो डिस्कस किए हैं अभी बड़े सिंपल से हैं। अभी और भी टाइप के क्वेश्चन, बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि दे देगा, कह कि बताओ इसके के की वैल्यू कितनी होगी, एक रूट दे देगा, एक जीरोस दे देगा, कुछ भी। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज के लिए आप लोगों को 2.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी को 2.2 एक्सरसाइज करके देखनी है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बड़े सिंपल सी एक्सरसाइज है। ठीक है बेटा, एंड थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।